बच्चों, आज हम आपको शेखर जोशी की लिखी कहानी गलता लोहा पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले लेखक परिचय। शेखर जोशी नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। इनका जन्म सन 1932 ईस्वी में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। अल्मोड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। हिंदी साहित्य के नई कहानी आंदोलन के बीच उभरी प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। अनुपम स्थान, एक निराला है इनका स्थान। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। एकदम सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते हुए प्रस्तुत करते हैं। बहुत बारीकी से समाज की जो स्थितियां हैं, जो बानगियां हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार में गुजरे हुए समकालीन नवजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का अत्यधिक योगदान रहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोसी का घटवार, साथ के लोग, धाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये कहानी संग्रह है, और एक शब्द चित्र संग्रह भी है जिसका नाम है एक पेड़ की याद। अब बच्चों, हम पाठ की रूपरेखा के विषय में बताते हैं। जो ये गलता लोहा पाठ है, समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली प्रस्तुत कहानी गलता लोहा इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा एवं बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के कारण उस मनोदशा तक पहुंच जाता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर केवल बैठता ही नहीं, बल्कि उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। यहाँ पर लोहा एक प्रतीकात्मक शब्द है जो कि समाज में फैले एक जातिगत भेदभाव जो कि इतना मजबूत है कि जिसको तोड़ना, उसको गलाना बड़ा मुश्किल है। लोहे की तरह मजबूत है वो रूढ़ियाँ, अंधविश्वास और जातिगत भेदभाव बहुत मजबूत है, इसलिए उसने उसको लोहा कहा। लेकिन वो अब धीरे धीरे गल रहा है, समाप्त हो रहा है, ऐसा हम भी देख रहे हैं समाज में। अब आगे चलते हैं बच्चों। गलता लोहा जो कहानी है उसके मुख्य बिंदुओं पर और उसका विस्तार आपको बताते हैं। सबसे पहले मोहन के परिवार और उसके बचपन के विषय में आपको बताया जाएगा। मोहन के पिता वंशीधर ने जीवन भर पुरोहिती की, पूजा पाठ का काम, और अब वृद्धावस्था में उनसे कठिन श्रम व व्रत उपवास नहीं होते थे। उन्हें अपने यजमान चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ शंकर की आराधना की जाती है इसके माध्यम से, तो उसको करने जाना था।
परंतु अपने शरीर की कमजोरी के चलते वह स्वयं को पाठ करने में असमर्थ पाते हैं। मोहन उनका आशय समझ जाता है, लेकिन पिता के अनुष्ठान का व्यवसाय कर पाने में वह कुशल नहीं है। और एक सच्चाई यह भी सामने आती है इससे कि आज के बच्चे अपनी परंपरागत जो व्यवसाय है उसकी तरफ उनका रुझान कम है, ख़ास तौर से पंडिताई के प्रति। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला जाता है और तभी उसे अपने दोस्त धनराम की याद आ जाती है और वह धनराम लोहार की दुकान पर हंसुए, घास काटने का एक औजार, जिस बड़ा सा औजार होता है, एक दरांती होती है और उसे थोड़ा बड़ा होता है हंसुआ, में धार लगवाने पहुंच जाता है। जिसके आफर कहते हैं जहाँ पर लोहार काम करता है, लोहार का जो कार्यस्थल है उसको आफर कहते हैं। तो जिसके आफर से आती धप धप की आवाज़ों को वह दूर से पहचान लिया करता था। धनराम अपने बाएं हाथ से धौंकनी, लोहार या सुनार की आग दहकाने वाली लोहे या बांस की एक नली होती है, उसको धौंकनी कहते हैं। तो उस धौंकनी को फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर, टीन का होता है, के ऊपर बैठा हुआ उसकी कारीगरी को बड़ी पैनी दृष्टि से, बड़ी पारखी दृष्टि से, निगाहों से देख रहा था। धनराम और मोहन कैसे दोस्त बनते हैं, उनका मिलन कैसे होता है, तो इसके विषय में धनराम मोहन का सहपाठी था। स्कूल, एक गांव के रहने वाले भी हैं, साथ ही में स्कूल में भी साथ पढ़ते थे, सहपाठी है। दोनों बचपन की यादों में खो जाते हैं। मोहन द्वारा धनराम से मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछने पर वह उसे बताता है कि वह पिछले साल ही गुजर गए। मास्टर त्रिलोक सिंह उनके अध्यापक थे। धनराम बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लला। दोनों हंस हंस कर उनकी बातें करने लगते हैं। उनका कड़क आवाज़ में विद्यालय में खेलते हुए बच्चों से प्रार्थना करने व मोहन के विषय में पूछना, मोहन पढ़ाई व गायन में निपुण था, वह मास्टर जी का चहेता था, पूरे स्कूल का मॉनिटर था। वही प्रतिदिन विद्यालय में, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, ये प्रार्थना गाकर करवाता था सबसे। अन्य बच्चों द्वारा मास्टर जी के प्रश्नों के जवाब न दिए जाने पर वह उनके प्रश्नों के जवाब दे देता था। इसलिए मास्टर साहब ने उसे कमज़ोर बच्चों को दंड देने का भी अधिकार दे दिया था। धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे बहुत बार खाए थे, थप्पड़ भी खाई थी। धनराम इसके बावजूद मोहन के प्रति स्नेह व आदर भाव रखता था, मार खाने के बाद भी, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में बचपन में बैठी थी। उसने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। मास्टर त्रिलोक सिंह सदैव यह कहा करते थे कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का नाम रोशन करेगा। पर दूसरी तरफ धनराम की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी खास। धनराम गांव के खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे कक्षा 3 तक ही पढ़ पाया था। मास्टर जी कभी कभी ही उस पर विशेष ध्यान रखते थे। एक दिन मास्टर जी ने उसे 13 का पहाड़ा सुनाने के लिए कहा, 13 का पहाड़ा, लेकिन पहाड़ा याद न होने के कारण मास्टर जी ने उसको पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान डंडी टूट गई। मास्टर जी का नियम था कि सजा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। कहने का आशय उसी से डंडा मंगवाते थे। धनराम डर या मंदबुद्धि होने के कारण 13 का पहाड़ा कभी नहीं सुना पाया, जिस कारण मास्टर जी ने उसे
व्यंग्य करते हुए कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। तो इस तरह से उसके ऊपर व्यंग्यात्मक शब्दों को उन्होंने कहा। इतना कहकर उन्होंने थैले से 5-6 दरांतियाँ घास काटने के काम आती हैं जो निकालकर धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने तक की विद्या सिखा दी थी। विद्या सिखाने के दौरान मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट देते थे, परंतु गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। गंगाराम धनराम के पिता हैं। स्कूल में जहाँ त्रिलोक सिंह जी की मार और उनके व्यंग्यमान सुनता, वहीं गंगाराम पिता जो उनके थे, अगर वो काम सही ढंग से न कर पाता लोहारी का, तो वो भी उसको डंडे से उसकी पिटाई करते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे, जिसके पश्चात धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे। मोहन के पिता की बहुत सारी, जो वंशीधर जी थे, उनकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं थी। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन छात्रवृत्ति प्राप्त कर लेता है, जिससे वंशीधर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगते हैं। पैतृक पुरोहिताई के धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था, क्योंकि इस काम से वह अपने परिवार का पेट तक न भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य, गरीबी मिटा दे, यही उनकी मनोकामना थी। मोहन को स्कूल जाने के लिए बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता था। मोहन की आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था, जिसे पार करने में 2 मील की चढ़ाई के अतिरिक्त बरसात के मौसम में नदी के जलस्तर की वृद्धि भी एक बड़ी समस्या थी। वंशीधर रोजाना शाम को थके हुए मोहन को प्रोत्साहित करने के लिए पुराणों में निहित विद्या व्यसनी, विद्या प्राप्त करने की ललक रखने वाले बालकों की कथा सुनाते। वर्षा में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर अपने एक यजमान के घर में मोहन का रहने का प्रबंध कर देते हैं। उस घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन भी खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी का जलस्तर घटने पर गांव लौट आता था। एक दिन नदी में पानी कम था और मोहन कुछ घसियारियों के साथ नदी पार कर रहा था। तभी पहाड़ की दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। किसी तरह वह घर पहुंचा। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और वे मोहन के भविष्य के लिए चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का एक युवक रमेश था, जिसका नाम उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया था। वंशीधर बातों बातों में रमेश से मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करने लगे। रमेश उनसे मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए कहता है। वंशीधर को ऐसा लगा कि उन्हें रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। मोहन जब लखनऊ पहुंचा तो वहां उसकी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू होता है। घर की महिलाओं के अतिरिक्त वह आस पड़ोस की महिलाओं के लिए भी कामकाज में हाथ बंटाने का साधन बन जाता है। रमेश बड़ा बाबू था। वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक कुछ हैसियत नहीं देता था। मोहन रमेश की मानसिकता को भली भांति समझता है। अंततः वह काफ़ी टाल मटोल के बाद उसका एक साधारण से स्कूल में दाखिला करवा देता है। शहर में काम के बोझ व नए वातावरण से सामंजस्य स्थापित न करने के कारण मोहन स्कूल में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाता था। गांव में जिसने बहुत जो मेधावी बच्चा था, वहां जाकर के अपनी पहचान नहीं बना पाया। गर्मियों की छुट्टियों में भी वह तभी घर जा पाता था जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा होता, अन्यथा उसे अगली कक्षा की तैयारी के नाम पर शहर में ही रोक लिया जाता था।
मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। वह घर वालों को असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ाने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था। वह उसे बेरोजगारी का तर्क देकर तकनीकी स्कूल में दाखिला करवा देते हैं और वह पहले की तरह घर व स्कूल के काम में व्यस्त रहता। 1.5-2 वर्ष के बाद वह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कारखानों के चक्कर काटने लगता है। इधर वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी, परंतु वास्तविकता का पता चलने पर उन्हें अत्यंत दुख होता है। जब धनराम मोहन के बारे में उनसे पूछता है तो वह उससे झूठ बोलते हैं कि मोहन सेक्रेटरीट में नियुक्त हो गया है। यह सुनकर धनराम उनसे यही कहता है कि मोहन लाला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। धनराम और मोहन बचपन की विभिन्न प्रसंगों पर बातें करते हैं। धनराम हंसुए पर धार लगाने के पश्चात कहता है कि यदि पंडित जी की किसी के हाथों हंसुए को भिजवा देते तो वह तभी ठीक कर देता। मोहन बिना कुछ कहे वहीं बैठा रहता है। गांव में सामान्य तौर पर ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में नहीं बैठते थे। यदि कोई आवश्यक काम आ भी जाता तो ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले आते और खड़े खड़े ही अपना काम पूरा करवा ले जाते। ब्राह्मण टोले के लोगों को शिल्पकार टोले के लोगों द्वारा बैठने के लिए कहना भी अपराध माना जाता था। धनराम मोहन के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित तो होता है, किंतु बिना कुछ कहे अपने कार्य में तल्लीन रहता है। अब देखिए, मोहन भी अपनी सृजनात्मकता को वहां पर दिखाता है। धनराम अपनी दुकान पर लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु छड़ निहाई पर ठीक प्रकार से न फंसने के कारण ढंग से मुड़ नहीं पा रही थी। मोहन कुछ देर तो उसे देखता रहा और फिर वह स्वयं दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर करके धनराम के हाथों से हथौड़ा लेता और नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोल का रूप दे डालता है। मोहन के काम व स्फूर्ति को देखकर धनराम अवाक रह जाता है। वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित था। धनराम के संकोच और धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच करता है। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, जिसमें न स्पर्धा थी न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। तो ये है कहानी के मुख्य बिंदु, कहानी की मुख्य बातें, कहानी का मुख्य सार यही है। और कहानी ये बताती है कि धीरे धीरे जो जातिगत भेदभाव की बात हमारे समाज में फैली हुई है, जो जातिगत भेदभाव फैला हुआ है, मोहन एक ब्राह्मण का घर का लड़का जो तथाकथित उच्च खानदान से संबंध रखता है, उसके मन में अब वो जातिगत भेदभाव नहीं रह गया है। तो ये चीज़ दिखाई गई है। वो जो मजबूती के साथ में जो जातिगत भेदभाव की बात समाज में है, वो धीरे धीरे अब गल रही है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो बात हम आपको बताना चाहते हैं, कुछ शब्दावलियाँ हैं जो नई नई शब्दावली इसमें आई हैं, कठिन शब्द भी आए हैं। जैसे निहाई शब्द का प्रयोग किया गया है। तो निहाई कहते हैं लोहे का ठोस टुकड़ा है। एक बड़ा सा ठोस टुकड़ा होता है, मजबूत टुकड़ा होता है, जिस पर लोहार लोहे की को रखकर पीटते हैं। अगर आप लोगों ने कहीं देखा होगा, जो गांव से जुड़े हुए हैं, तो वो जान सकते हैं उसको कि मोटा सा ठोस टुकड़ा होता है, पत्थर की तरह बड़ा सा, और उस पर रख कर के लोहे को रख कर पीटता है लोहार। हंसुआ कहते हैं घास काटने का एक औजार, जिसे हम दरांती शब्द से भी कहते हैं, ये हंसुआ कहलाता है। अनुगूंज शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुगूंज होती है प्रतिध्वनि, ध्वनि की
उससे उत्पन्न जो ध्वनि उसे कहते हैं प्रतिध्वनि। पहाड़ों में जो बच्चे कभी गए हों तो वहाँ पर अगर आप ज़ोर की आवाज़ करते हैं तो आपको दूसरी तरफ से भी आवाज़ सुनाई देती है, तो दूसरी तरफ से आपकी की हुई आवाज़ ही दूसरी तरफ से आती है वापस, तो वो प्रतिध्वनि कहलाती है। रुद्री पाठ समझ गए होंगे आप, इसमें 8 अध्याय होते हैं और भगवान शंकर की पूजा इसके द्वारा की जाती है, भगवान शंकर का अभिषेक इसके द्वारा किया जाता है। आफर शब्द भी यहाँ पर आया है, गांव से जुड़े हुए शब्द हैं। बच्चे अब शहरों में रहते हैं तो इनसे ज़्यादा बच्चे वाकिफ नहीं हैं, तो इनको जानना ज़रूरी है। आफर लोहार की दुकान जहाँ पर वो लोहारी का काम करता है, अर्थात लोहारी के काम का जो स्थान है, जो औजार बनाने का जो स्थान है, उसको आफर कहा जाता है। एक धौंकनी शब्द भी आया है यहाँ पर। लोहे की एक लंबी नली होती है जिससे कि फूंक मारी जाती है और जो आग है, भट्टी होती है, उसको जलाया जाता है। और एक शब्द और है, कठिन शब्द भी हो सकता है, आप लोग जानकारी भी हो सकते, समवेत। समवेत शब्द का अर्थ होता है सामूहिक रूप से, सामूहिक जो एक साथ, ठीक है। हमजोली जिसे हम कहते हैं, हमजोली हैं हमारे साथी। गुंजाइश जगह, एक घोटा लगाना, हम कहते हैं ना घोटा लगाया हमने, अर्थात रटना, किसी चीज़ को बार बार कह करके उसको रटना, इसको कहते हैं घोटा लगाना। हीला हवाली शब्द भी है, प्रयोग करते हैं परंतु इसके अर्थ को नहीं समझ पाते हम। हीला हवाली का मतलब होता है कि टाल मटोल करना। भाई तुमको हम काम देते हैं, तुम हमेशा हीला हवाली करते हो, टाल मटोल करते हो। स्वप्न भंग शब्द का प्रयोग, सपने का टूटना, ये स्वप्न भंग कहलाता है। धर्म संकट, दुविधा और स्पर्धा का मतलब होता है मुकाबला, प्रतियोगिता। तो ये कुछ शब्द हैं। जितने भी नए शब्द आते हैं इनको बार बार आपको याद अभ्यास में लाना है, इनका प्रयोग करना है, तो जिससे कि शब्द भंडार में भी वृद्धि आपकी होगी। तो आज का ये जो गलता लोहा पाठ है, इसका कठिन शब्दार्थ आपको बताया, इस पाठ को आपको बताया, लेखक का परिचय आपको बताया, पाठ की रूपरेखा के विषय में बताया गया है। आप इस वीडियो को बार बार सुनें और समझें, और जो समझते हैं उसको अपनी कॉपी पर लिखेंगे।